पिया सिनेमा प्रेजेंट्स। इजिप्ट में रहने वाला एक छोटा सा फैमिली जिन्होंने कुछ साल पहले एयर इंडिया के क्रैश में अपने बेटे को खो दिया, उनके घर एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये चिट्ठी उसके बेटे की होती है। वही हैंडराइटिंग, वही लिखने का अंदाज, लेकिन आखिर कैसे? उसका बेटा तो सालों पहले प्लेन क्रैश में मर चुका था। इन चिट्ठियों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता, एक के बाद एक कई सारी चिट्ठियां आने लगी, मानो उसका बेटा उन बर्फीले वादियों में अब भी कहीं जिंदा हो। आखिर क्या थी पूरी कहानी? कैसे मरने के बाद भी उसके घर में उसके बेटे की चिट्ठियां आ रही थी? आखिर कैसे क्रैश हो गया एयर इंडिया 245? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। 3 नवंबर 1950 यानी कि आज से करीब 72 साल पहले एयर इंडिया फ्लाइट 245 सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे से उड़ान भरा। अब ये सहार एयरपोर्ट कहाँ है? दरअसल ये एयरपोर्ट बॉम्बे में हुआ करता था 1999 के पहले। 1999 में इस एयरपोर्ट के नाम को बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। इसी तरह 1995 में बॉम्बे को चेंज करके मुंबई कर दिया गया। खैर, ये प्लेन सहार एयरपोर्ट से उड़ान भरा। प्लेन में 40 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये एक बेहद ही लंबी फ्लाइट थी। इसे सबसे पहले इजिप्ट में लैंड करना था और फिर स्विट्जरलैंड में लैंडिंग करके हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन जाना था, जो कि इसकी लास्ट फ्लाइट थी। ये L749 मॉडल का प्लेन था जिसमें 4 प्रोपेलर इंजन लगा हुआ था। ये प्लेन देखने में भले ही पुराना लग रहा हो, लेकिन उस दौर का ये बिल्कुल ही आधुनिक प्लेन था। अब ये प्लेन बॉम्बे से कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लंदन की ओर निकल पड़ा। धीरे धीरे मौसम भी खराब होने लगी। इस सफर के दौरान इस प्लेन को फ्रांस के ऊपर से उड़ान भरते हुए माउंट ब्लेंस हिल को पार करना था। एटीसी लगातार प्लेन को गाइड कर रहे थे, पर अचानक से एटीसी का संपर्क एयर इंडिया फ्लाइट 245 से डिस्कनेक्ट हो गया। नॉर्मली जब एटीसी के टावर से प्लेन बहुत दूर चला जाता है तो ऐसा देखने को मिल जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में दोबारा से प्लेन से कांटेक्ट हो जाती है। पर शायद एयर इंडिया फ्लाइट 245 के केस में ऐसा नहीं था। एटीसी ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि दोबारा से इस प्लेन से संपर्क हो जाए, पर अफसोस नो रिस्पॉन्स। ये खामोशी एक बहुत बड़े हादसे की ओर इशारा कर रहा था। एटीसी इंतजार करते रहे कि अब फ्लाइट 245 से कांटेक्ट हो जाएगा, पर 1 घंटा गुजर गया। फाइनली एक सर्च टीम को भेजा गया। उन्हें बर्फीले पहाड़ियों के बीच, अब विशाल पर्वत के बीच एक छोटे से प्लेन को ढूंढना था। देखते ही देखते कई घंटे गुजर गए, पर फिर भी इस प्लेन को खोजा ना जा सका। घटना के अगले दिन फिर से सर्च टीम अपने काम में लग गई। फाइनली 2 दिनों के सर्च के बाद प्लेन का कुछ हिस्सा मिल गया। प्लेन चूर चूर हो चुका था। बर्फ के सफेद चादर में ना तो पूरा प्लेन का मलबा मिल पाया और ना ही सारे पैसेंजर्स के बॉडीज। सब कुछ बर्फ में दफन हो गया हमेशा हमेशा के लिए। ये हादसा आखिर क्यों हुआ, इसका पुख्ता सबूत हमारे पास भी नहीं है। और 1950 के दशक में हम इतने एडवांस भी नहीं थे। पायलट ने आखिरी वक्त में भी एटीसी को किसी भी तरह का टेक्निकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर या किसी भी तरह का मेडे या इमरजेंसी कॉल नहीं किया था। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेन में कोई भी खराबी नहीं रही होगी। हाँ, लेकिन ये बात तो साफ थी कि मौसम खराब था। प्लेन करीब 15,340 फीट ऊपर हिल से टकराया था। अगर प्लेन में कोई टेक्निकल खराबी नहीं थी तो ये आराम से उस हिल को पार कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आखिर हो क्या सकता है? यहाँ पर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि प्लेन डगमगाते हुए नीचे हिल की तरफ नहीं आया, बल्कि ये पहले से ही हिल के ही ऊंचाई पर उड़ रहा था। लेकिन पायलट इस बात से अनजान थे। उन्हें लग रहा होगा कि हम पर्वतों के ऊपर से उड़ रहे हैं। चारों तरफ बादल होने की वजह से पायलट आगे की ओर से आने वाले हिल को नहीं देख पाया होगा। 1950 के दौर में आज के जैसे एडवांस जीपीएस, फ्लाइट चार्ट, नेविगेशन सिस्टम नहीं था। उन दिनों प्लेन्स में अल्टीमीटर का इस्तेमाल करके प्लेन के एल्टीट्यूड का पता लगाया जाता था, पर खराब मौसम और ऊबड़ खाबड़ पर्वतों के बीच ये अल्टीमीटर फॉल्स रीडिंग देने लगता है।
और बादलों के बीच सफेद बर्फीला पर्वत आसानी से दिखाई नहीं देता, और जब तक ये दिखाई देता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हो सकता है एयर इंडिया फ्लाइट 245 के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। आज भी प्लेन्स माउंट ब्लेंस हिल के ऊपर से उड़ान भरते हैं, लेकिन आज के दौर में ऐसे हादसे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आज प्राइमरी सर्वेलेंस रडार, सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार, जीपीएस और ढेर सारे सैटेलाइट्स लगातार प्लेन पर नजर बनाए रखते हैं। प्लेन में लगा वेदर रडार एक्यूरेसी से सारा इंफॉर्मेशन पायलट को प्रोवाइड करता है। इतने सारे सटीक जानकारी के बाद ऐसे हादसों का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके अलावा भी पायलट के पास एक चार्ट होता है जिसमें एरिया का हर एक नक्शा होता है, और उस हिल के ऊपर से अगर प्लेन उड़े तो वो कितने ऊंचाई पर उड़ेगा, इसका सारा इंफॉर्मेशन पायलट के पास होता है। यही वजह है कि अब ऐसे हादसे हमें देखने को नहीं मिलता। खैर, कुछ सालों बाद इस केस को बंद कर दिया गया, लेकिन एक और दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। इस घटना के 6 साल बाद एयर इंडिया फ्लाइट 101 ठीक उसी हिल में उसी जगह पर जा टकराया जहां पर फ्लाइट 245 टकराया था। एयर इंडिया फ्लाइट 101 पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज एयर इंडिया फ्लाइट 245 और एयर इंडिया फ्लाइट 101 दोनों ही प्लेन माउंट ब्लेंस के बर्फीले चादर के बीच कहीं दफन हो चुका है। दिन गुजरे, साल बीता, धीरे धीरे ये बर्फ पिघलने लगी और सालों पहले दफन दोनों एयर इंडिया का मलबा बाहर आना शुरू हो गया। कई पर्वतारोही अक्सर इन पर्वतों की चढ़ाई करते रहते हैं। कभी प्लेन का इंजन मिलता है तो कभी टूटा हुआ प्लेन का कोई हिस्सा। 1978 में फ्रांस के एक पुलिस वाले को एक चिट्ठियों का बंडल मिला। ये चिट्ठियां फ्लाइट 245 में बैठे एक मुसाफिर की थी, जो 28 साल पहले मर चुका था, पर बर्फ में दबी उसकी चिट्ठियां अब भी सही सलामत थी। इसलिए उस ऑफिसर ने यह डिसीजन लिया कि वो उन सारे चिट्ठियों को पोस्ट करेगा। उन्होंने करीब 55 चिट्ठियों को पोस्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद जब वो चिट्ठियां उस मरे हुए मुसाफिर के घर में दस्तक दिया तो सभी के सभी हैरान हो गए। आखिर मरा हुआ शख्स कैसे चिट्ठियां भेज सकता है? हालांकि कुछ दिनों बाद ये बात सामने आ गई कि ये चिट्ठियां किसी और ने पोस्ट किया था। 28 साल बाद उनके घर वालों ने जब चिट्ठियां देखा तो ऐसा लगा मानो वो फिर से लौट आया हो। इस बर्फीले चादर में इंडियन न्यूज़पेपर मिला तो कभी इंडियन बॉडी, इवन भारत का सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी मिला। आज भी न जाने कितने राज दफने हैं इस माउंट ब्लेंस हिल में। शायद आने वाले कल में हमें और भी एयर इंडिया की कुछ यादें देखने को मिल जाए। फिलहाल इस छोटे से कहानी में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो